Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss DSSS PGT Physics Female 2018 क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स इसके अपलोड कर चुकी हूँ, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, आगे पीछे है इसमें। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हैं DSSS PGT फिज़िक्स की, उसमें मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उससे पिक्चर्स ली थी, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं थी। इसलिए इस बार मैंने थोड़ा ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो पाए। उसमें मतलब बहुत देखना पड़ रहा है डीपली, इतना क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इसलिए ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सो वी विल डिस्कस these questions from these notes. Question is, two bodies moves under their normal action and reaction force only. ठीक है, दो बॉडीज हैं, वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के अंडर मूव कर रही हैं, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये बात ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि उसने कहा है नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो बेस्ड ऑन द अबव एग्जाम्पल द स्टेटमेंट गिवन बिलो, 4 स्टेटमेंट्स उसने दे दिए PQRS, और हमें नीचे ऑप्शंस में बताना है कि R ट्रू है, Q ट्रू है, RS ट्रू है या P ट्रू है, इनमें से कौन सी ट्रू है ये बताना है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि 2 बॉडीज़ का कोई सिस्टम दिया हुआ है हमें, ठीक है, और वो जो 2 बॉडीज़ का सिस्टम दिया हुआ है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और ओनली एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव्स विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि अगर कुछ ऐसा केस होता है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सेकंड में है डिक्रीज होगी, थर्ड में है सेंटर ऑफ मास मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फोर्थ में है इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो देखो, जब भी कोई इस टाइप का आता है कि कोई 2 बॉडीज़ हैं और वो एक्शन रिएक्शन यानी कि कोई भी इंटरनल फोर्सेस के अंडर मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, जब भी किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट विल रिमेन अनइफेक्टेड। ठीक है, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनइफेक्टेड इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। तो उसने कह दिया है पहले कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो अनइफेक्टेड रहेगा। अनइफेक्टेड रहेगा तो उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, यानी कि P भी गलत हो गया और Q भी गलत हो गया, ठीक है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि या तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा। तो सेंटर ऑफ मास विद मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सही होगा। और इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो एस सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोथ R एंड S आर ट्रू, तो हेयर थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी 2 बॉडीज़ का सिस्टम है, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो अगर होगा तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन अनअफेक्टेड एंड अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है सो इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन ऑब्वियसली इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करने के लिए ये ज़रूर करके जाइएगा इन क्वेश्चंस को। एक तो DSSS का कोई एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि 2014 का जब एक पेपर देखा था तो उसमें ज़्यादातर मास्टर लेवल का था, इवन नेट के और गेट के क्वेश्चंस आए हुए थे। 2018 में जो देखा है 18 और ये 21 वाला, इसमें +1 +2 के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ठीक है। कुछ एक तो ये भी था कि पहले 2 टायर एग्जामिनेशन होता था, मे बी इसलिए वो मास्टर लेवल का डालते थे, और इसमें +1 +2 लेवल का, लेकिन +1 +2 लेवल का भी नहीं कहेंगे इसे हम, थोड़ा उससे ऊपर ही है, IIT लेवल का है। तो अब ये इस टाइप का डाल रहे हैं। देखो, अब नोटिफिकेशन आएगा, नया सिलेबस रिलीज़ होगा, तभी एग्जैक्ट इसका क्लियरिटी होगी। सो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। अ डिस्क ऑफ मास स्मॉल m हैज़ अ रेडियस a, ठीक है, एक डिस्क है,
ऐसे कोई डिस्क है, उसका मास स्मॉल m है, रेडियस उसका a है, कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू o से कोई एक्सिस है, ठीक है, और उसके अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। द डिस्टेंस o फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज r। ये जो o पॉइंट है इसका ये सेंटर ऑफ डिस्क से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r हमें गिवन है, और ये भी गिवन है कि r लेस देन a। तो a क्या है, इस डिस्क का डायामीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, ठीक है। तो r इज लेस देन a, o पॉइंट तक का डिस्टेंस r है, इतना क्लियर है। इफ़ द डिस्क इज रिलीज इन दिस पोजिशन, इस पोजिशन पर डिस्क को अगर हम रिलीज कर दें, ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस डिस्क को अगर हम रिलीज कर दें तो क्या होता है, इट एक्वायर्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन अराइजिंग आउट ऑफ टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ डिस्क। तो एक एंगुलर, वो ऐसे रोटेटरी मोशन में मूव करेगा तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच एंगुलर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर उस एंगुलर एक्सेलरेशन को मैक्सिमम करके बताना है कि वो आर की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को इससे। देखो ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है सी जो मैंने लिया है, ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आर, और आर जो है दैट इज़ लेस देन ए, यानी कि रेडियस से कम है, ये हमें फिगर में दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम इस पोजीशन पे रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पहले सी पॉइंट पे था, अब वो कहाँ आ जाएगा, सी डैश पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, ठीक है, और ये एंगल सपोज थीटा एंगल से नीचे को आया है। अगर ये ओ सी आर है तो ये ओ सी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आर कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई आई। तो टाउ क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी टॉर्क क्या आ जाएगा, आई इंटू अल्फा आ जाएगा। अब देखो टॉर्क निकालना है, देखो ये सी डैश पॉइंट जो है, सी डैश पॉइंट पे एक नीचे को वेट लग रहा है mg, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, ओ के इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है, ठीक है, इस ओ के एक्सिस के अबाउट। अब ये ओ पॉइंट का सी डैश पे फोर्स लग रहा है mg, और ओ का सी डैश से डिस्टेंस कितना है, आर कॉस थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, कितना फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है mg, और डिस्टेंस कितना है, आर कॉस थीटा। तो टॉर्क आ जाएगा mg आर कॉस थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास mg आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आई। अब देखो आई क्या होगा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब सी पॉइंट पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, ये जो डिस्क है इसका मास m है, रेडियस a है, ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसका आ जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस a है, ठीक है। लेकिन हमें o के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो क्या लगेगा, देखो एक एक्सिस इसके अबाउट है, एक ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो यहाँ पे हमें पता है c के अबाउट m a स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम m इंटू इनके बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, अल्फा है हमारे पास, ठीक है। इतना क्लियर है। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी में एक्सप्लेन करना, तो आई एम गोइंग टू बी बायलिंगुअल, थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा हिंदी भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को सबको क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा मैनेज करना बेटा। तो देखो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है, और टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, mg आर कॉस थीटा आ गया, आई क्या आ गया, एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ से देखो बोथ साइड m कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे बच जाएगा जी आर कॉस थीटा, और राइट साइड से भी m को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अब हमारे पास ये क्या आएगा, जी आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने राइट साइड पे, तो 2a स्क्वायर बाय प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। सो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है हमें, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा आ जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 जी आर कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा को मैक्सिमम करना है। तो देखो यहाँ पे जी तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, ए जो है वो रेडियस है तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी कांस्टेंट होगी, ये टर्म भी कांस्टेंट होगी, थीटा भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट होके हम वहाँ पे टॉर्क निकाल रहे हैं। तो बेसिकली जो अल्फ़ा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। तो आर डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में भी है, तो इसको पहले तो एक जगह पे लेके आएंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये था 2 GR कॉस थीटा बाई 2a² प्लस आर स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसमें से आर कॉमन ले लिया, नीचे से आर कॉमन ले लेंगे तो नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक आर ये बाहर लिख दिया मैंने, एक आर ऊपर वाले आर से कैंसल आउट हो गया, तो जो न्यूमिनेटर में था तो 2g कॉस थीटा हो गया डिवाइड बाय आर, तो 2a² बाय आर स्क्वायर कॉमन लिया था प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास 2g कॉस थीटा 2a² प्लस आर स्क्वायर बाय आर ये आ गया। अब अगर हमें अल्फ़ा को मैक्सिमम करना है, ठीक है, अल्फ़ा को मैक्सिमम करना है तो क्या होगा, अल्फ़ा को मैक्सिमम करना है तो ये टर्म को मिनिमम करना पड़ेगा, और ये टर्म मिनिमम कब होगी, जब आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब ये टर्म मिनिमम होगी। तो अब देखो आर हमारा किस पे मैक्सिमम है, आर की मैक्सिमम वैल्यू देखो, उसी पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ देखो आर की अलग अलग वैल्यूज़ दिखाई हुई है हमें ऑप्शन में, ठीक है, तो जो आर की सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसी पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखो ए को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ए को 4 से डिवाइड करेंगे तो और छोटी वैल्यू आएगी, ए को 2 पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ ए को √2 यानी कि 1.414 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू आर की जो कौन सी है, वो a/√2 है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द एंगुलर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इज a√2। वैसे मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके भी दिखा दी हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर इतना लंबा एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं होता, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ही DSSB ने ऐसे डाले हुए हैं कि वो पढ़ के उसके बाद उनको समझ के उनको सॉल्व करना इट्स क्वाइट टफ, इन उतने कम टाइम में मतलब इतना नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखो ये मैंने आप लोगों की ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए इसलिए मैंने ये कर दिया है। हमारे पास ये आया था ना यहाँ से 2a² प्लस आर स्क्वायर बाय आर, ये 2a² बाय आर प्लस आर, तो ये वैल्यू लिया मैंने, ठीक है। आर के 4 ऑप्शन थे हमारे पास, उन 4 ऑप्शंस पे इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं, तो आप खुद देख सकते हो कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू आई है। जब a/√2 था तो 3.53 a आई, ठीक है। इसको इस वाले टर्म को हमने मिनिमम करना था तब ये मैक्सिमम आती, तो इस वाले पे देखो, और ये अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग आ रही है, आप इसमें से देख सकते हो इसको, ठीक है। वैसे शॉर्टकट वही है, सीधा सिंपल देखो कि अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब आर मैक्सिमम, ये टर्म मिनिमम होगी, और ये टर्म मिनिमम कब होएगी, जब आर मैक्सिमम आएगा, यानी कि आर मैक्सिमम क्या है, a/√2 है चारों ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, a/√2। So this was the second question, a very good question. Now moving to the next question, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ जिमनास्ट स्टैंड्स ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होल्डिंग हैवी वेट्स इन हिज हैंड्स विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड पैरेलल टू द प्लेटफॉर्म। पहले कोई वो इंसान इस टाइप से खड़ा है, ऐसे यहाँ पे कोई है कि उसने अपनी आर्म्स ऐसे स्ट्रेच कर रखी है। अब देखो जब वो अपनी आर्म्स स्ट्रेच करेगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। आर बड़ा होगा तो आई भी बड़ा होगा। अब अगर वो अपने हाथ नीचे को कर लेगा, ठीक है, उसने यही कहा ना, स्ट्रेच थी पहले तो बाद में उसने डाउन कर दी, ठीक है। तो जब वो अपनी आर्म्स नीचे को करेगा आर डिक्रीज होगा तो आई भी डिक्रीज होगा, तो जो आई की वैल्यू है वो चेंज हो रही है उसके हाथ स्ट्रेच करने से या उसके हाथ को नीचे लाने से। तो अब देखो जिमनास्ट क्या कर रहा है, स्टैंड्स ऑन फ्रीली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होल्डिंग हैवी वेट्स इन हिज हैंड्स विद हिज आर्म स्ट्रेच पैरेलल टू द प्लेटफॉर्म। तो जब उसने ऐसे स्ट्रेच की हुई है आर्म, सपोज वो फर्स्ट केस है, उस समय हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और उसकी स्पीड कितनी आ रही है उस समय 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1।
उसके बाद वो क्या करता है, वेयरस व्हेन ही ड्रॉज देम डाउन, जब वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। सपोज उसकी वैल्यू कितनी होगी, I2 होगी। अब तो सेकंड केस में वैल्यू I2 होगी। अलोंग हिज बॉडी हिज रोटेशनल स्पीड इंक्रीजेज टू 3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और उसकी रोटेशनल स्पीड कितनी इंक्रीज होगी, यानी कि ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रेशियो I2 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ में ये देखो, एक मैन जो है वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक मैन है और एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, ठीक है, अगर हम ऐसे ले रहे हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है तो dL/dt विल बी ज़ीरो एंड L विल बी कांस्टेंट, ठीक है। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज ज़ीरो देन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ रही है, कंजर्व आ रही है, यहाँ पे L की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। L कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, लीनियर मोशन से देखो P का फॉर्मूला क्या होता था, m/v होता था। इसी को हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो L का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I ओमेगा। तो L कांस्टेंट है, दैट मीन्स I ओमेगा इज कांस्टेंट, सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो I1/I2 क्या आ जाएगा, ओमेगा 2/ओमेगा 1, और ओमेगा 2 ओमेगा 1 हमें दिया हुआ था 3:1, तो ये क्या आ जाएगा 3:1, और हमारी रेशो क्या आ रही है I1/I2 की 3:1। सो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर C, 3:1। सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी इसलिए नहीं किया है, देखो क्योंकि इसमें क्या पूछा है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L, ऐसे कोई ये यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ L दी हुई है और इसका मास m है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। तो इसके अबाउट क्या होता है, mL²/12 होता है। इसकी डायरेक्ट डेरिवेशन आप लोगों ने 12th में भी की हुई है, 12th में भी थी, और क्या कहते हैं BSc में भी ये डेरिवेशन थी कि रोड का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या, हॉलो स्फीयर का क्या होता है। तो एक 4-5 थी, वहीं से हम लर्न करते थे, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लर्न होगा आप लोगों को। mL²/12 होती है, जिसका रोड की जो लेंथ है अगर L है, मास m है, तो क्या होगा mL²/12, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो देर आर गिवन 7 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन, ठीक है। ये मैंने एक ऑक्टागन बना लिया, ऑक्टागन मीन्स जिसकी 8 साइड्स होंगी, ठीक है, ऑक्टा मीन्स 8 साइड्स होंगी। तो देखो कितनी साइड्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स होगी, ठीक है। तो ये एक ऑक्टागन बन गया। अब उसने क्या कहा है, 7 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, क्वेश्चन में क्या कहा है, 7 पार्टिकल्स हैं और उनका इक्वल मास है, दैट आर प्लेस्ड एट एंगुलर पॉइंट्स। तो एंगुलर पॉइंट्स पे उन्हें रख दिया, तो कितने मासेस रख दिए यहाँ पे देखो, 1 मास 2 3 4 5 6 7, 7 मास रख दिए, ठीक है। 7 मासेस रखने थे, रख दिए, एक प्लेस वैकेंट रह गया क्योंकि ये ऑक्टागन है, 8 आने थे, तो 7 रखे हैं हमने मासेस, और सबका मास इक्वल है तो mm रखा है मैंने। आगे उसने क्या कहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस NOA फ्रॉम O पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, N टाइम्स OA, ठीक है। द सेंटर ऑफ ऑक्टागन, O क्या है, सेंटर ऑफ ऑक्टागन है उसने कहा, वेराज A इज अनऑक्यूपाइड एंगुलर पॉइंट, A क्या है, अनऑक्यूपाइड एंगुलर पॉइंट, यानी कि ये वाला है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड एंगुलर पॉइंट, यानी कि जहाँ पे कोई मास नहीं है वो पॉइंट है। तो N की वैल्यू उसने पूछी है कि क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, एक ऑक्टागन है, उस ऑक्टागन की 7 पोजीशंस पे 7 मासेस रखे हुए हैं, एक पॉइंट जो है वो अनऑक्यूपाइड है। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा,
सेंटर ऑफ मास सेंटर पे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर की साइड तो खाली है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तब जाके जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे होता है। और अगर एक हैवी मास है और एक छोटा मास हमें दिया हुआ है, लाइट वेट दिया हुआ है और एक हैवी मास दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवी की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करेंगे। देखो अभी सेंटर ऑफ मास हमें नहीं पता कहाँ है, तो अगर, लेकिन अगर मैं यहाँ ये हर पॉइंट पे यहाँ पे मास m है, अगर मैं ये ए पॉइंट पे भी स्मॉल m मास रख दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अब मैं इसी तरह से ले रही हूँ कि हमने क्या किया, इन 7 मासेस को तो एक सिस्टम मान लिया और ये एक जो मैंने मास रखा है यहाँ पे उसको मैंने एक सिस्टम मान लिया। और अगर ऐसे हम एज्यूम करके चलें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, 7m को तो एक सिस्टम मान लिया, 7m मासेस को एक सिस्टम मान लिया और एक m को एक सिस्टम मान लिया। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, RCOM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखो जो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर का हो सेंटर ऑफ मास का, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी मैंने। अगर वो मास, अगर वो यहीं पे है सेंटर यानी कि ओ पॉइंट पे है, तो RCOM क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पे मास 1, मास 1 कौन सा लिया मैंने, ये वाला 7m, ठीक है, 7 मासेस का इकट्ठे जो एक सिस्टम लिया है तो उनका मास क्या है 7m। और उनका डिस्टेंस r1 क्या होगा, तो r1 देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज फाउंड टू बी डिस्टेंस NOA फ्रॉम O, यानी कि NO टाइम्स OA जो डिस्टेंस है ये है, प्लस m2 सेकेंड वाला जो मैंने सिस्टम लिया उसका मास m है, और r2 उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से ये m का वो कितना है, OA है, ठीक है। तो R2 क्या आ गया मेरे पास, OA आ गया, नीचे m1 प्लस m2 7m प्लस m, तो वो राइट साइड पे 0 है, उसको तो 0 ही हो जाना है, तो हमारे पास क्या बच गया है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। अब देखो OA जो है वो OA दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म्स में तो कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा और इधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7n बचेगा, MOA कॉमन आ गया, यहाँ पे भी सेकेंड टर्म में भी MOA कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास, -1/7, ठीक है। तो देखो 1/7 ऑप्शन में है हमारे पास, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन जो होगा 1 करेक्ट होगा। नेगेटिव साइन क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, देखो नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है विल गेट शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन विद रेफरेंस टू पोजीशन वेक्टर ऑफ वैकेंट वर्टेक्स, यानी कि जो ये वैकेंट वर्टेक्स है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये इसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कहीं यहाँ पे जाके सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। वैसे भी यही होता है कि जो हैवी मासेस है, ये वाला सिस्टम हैवी मासेस का हो गया ना, 7 मास हो गए यहाँ पे, तो इसकी तरफ ही कहीं शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो है वो कहीं जाके यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए वो नेगेटिव साइन आया था, क्योंकि उसके अगेंस्ट शिफ्ट हो रहा है वैकेंट साइड के, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1/7। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर, 1/7 इसका आंसर होगा, ठीक है। सो ये मैंने समझाने के लिए किया था आप लोगों को, एक बार ध्यान से देख लो, ये बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है, ऐसे दोबारा से आप लोग नोट करना चाहो या लिखना चाहो तो आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमें दिया हुआ है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स फील्ड। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जिसका मास हमें गिवन है 10 ग्राम एंड इट इज़ मूविंग अंडर अ फोर्स फील्ड, और फोर्स हमें इतना दिया हुआ है न्यूटन में। इफ़ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, पार्टिकल इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स
ठीक है। देन द वर्क ऑन द पार्टिकल अप टू t इज इक्वल टू पाई सेकेंड, इस तो वर्क डन निकालना है। अब देखो फोर्स तो दे दिया लेकिन उसने डिस्टेंस तो नहीं दिया वो कितना मूव करा है, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। देन हाउ वी विल डिटरमाइन द वर्क? सो हमारे पास एक ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी जो क्या कहती थी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम वही कुछ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे, देखो वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इनिशियली उसने कहा है कि वो रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो वर्क किसके इक्वल आने वाला है हमारा, फाइनल एनर्जी के इक्वल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर हमारे पास वेलोसिटी निकल जाए हमारे पास वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि मास हमें 10 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो मास को पहले तो हमने SI में चेंज कर लिया, ये 10 ग्राम दिया हुआ था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, 10⁻² किलोग्राम मास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो फोर्स वाली इक्वेशन दी है यहाँ से हम वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये फोर्स हमें क्या दिया हुआ है, 2 sin t i कैप प्लस cos t j कैप दिया हुआ है। फोर्स को हम m में वेक्टर पुट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, 2 sin t i कैप cos t j कैप एज इट इज, डिवाइड में आ जाएगा m। अब m हमारे पास क्या आया था यहाँ पे 10⁻² kg, नीचे 10⁻² आएगा तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा 10⁻+2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो एक्सेलरेशन को हम dv/dt भी लिख सकते हैं, तो इस टर्म में मैंने वही किया है। फिर हमने क्या किया, ये t वाले को राइट हैंड साइड पे ले गए, v वाला इधर हो गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा हमारे पास। यहाँ पे 2 × 10⁻² कॉन्स्टेंट है, और sin t i कैप प्लस cos t j कैप का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के विद रिस्पेक्ट टू। और टाइम उसने हमें क्या दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू पाई सेकेंड। तो 0 से पाई हो गया, इनिशियली 0 पे था, बाद में पाई सेकेंड तक निकालना है, तो 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 2 × 10⁻² एज इट इज़ रहेगा, अंदर साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी आई कैप, कॉस टी का क्या आ जाएगा साइन टी जे कैप, और 0 से पाई इसको करना है हमने, ठीक है। लिमिट्स हैं हमारे पास, तो 2 × 10⁻², यहाँ टी की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने एक बार, यहाँ पे भी साइन टी की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करनी थी, तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो cos 0 आई कैप माइनस साइन 0 जे कैप। अब साइन पाई वाली टर्म 0 हो जाएगी, और साइन 0 वाली भी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 और साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या रह जाएगा, देखो 2 × 10⁻², कॉस पाई क्या होता है -1, और एक माइनस बाहर है तो +1 आ जाएगा, यानी कि आई कैप। और यहाँ पे cos 0 1 ही होता है, तो आई कैप यानी कि क्या हो जाएगा 2 आई कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर क्या निकल गया, 4 × 10⁻² आई कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो हमारे पास क्या होगा, 4 × 10⁻², और वर्क डन हमारा क्या आया था, हाफ m vf²। तो vf निकल गया हमारे पास ये हाफ, तो इस पे अप्लाई करो हाफ, m क्या था 10⁻² vf का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 16, 10⁻² का स्क्वायर क्या 10⁻4 आ गया, तो ये 2 से 16 कट गया 8, तो 10⁻4 माइनस 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻², तो 8 × 10⁻², तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा 8 × 10⁻² विल बी द वर्क डन, यानी कि 800 जूल हमारे पास वर्क डन आ रहा है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्या आ रहा है हमारे पास 800 जूल आ रहा है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, सिंपल फोर्स दिया हुआ है तो वहीं से हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन निकलेगा, वहाँ से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकल जाएगी, एंड बाय अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन इजीली कैलकुलेट the work done. So this was the question. Now moving to the next question, what it says, there are two blocks of masses m1 and m2, दो masses हैं देखो m1 और m2,
ठीक है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ एल है, एंड दीज आर प्लेस्ड अलोंग अ डायमीटर ऑफ टर्न टेबल, ये एक टर्न टेबल है, ये ऐसे दो मासिस को एल स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट करके रख दिया टर्न टेबल पे। देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन M2, ये मास M1 है, ये M2 है, तो देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड द सरफेस ऑफ टेबल। ये देखो टेबल के ऊपर मास रखा है, तो वो जो मास है और सरफेस जो टेबल का है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है M2 के केस में, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो है। और वेयराज द फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड सरफेस ऑफ टेबल इज़ म्यू, और M1 और टेबल के सरफेस के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है कितनी, म्यू। ठीक है, और टेबल इज़ रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टेबल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ टर्न टेबल, तो एक वर्टिकल एक्सिस है ये जो सेंटर से पास कर रही है टर्न टेबल के, ये है वर्टिकल एक्सिस जो सेंटर ऑफ से पास कर रही है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो द मासेस M1 एंड M2 आर लाइंग एट अ डिस्टेंस R1 एंड R2, तो ये जो मास है ये R1 और R2 डिस्टेंस पे है ये सेंटर से रिस्पेक्टिवली। इफ़ आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द मासेस आर ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट, अगर मासेस रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन टर्न टेबल, कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M1, तो M1 पे फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। ठीक है, तो सिंपल पता चल गया कि दो मासेस हैं, उनको एक लेंथ एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, ये एक वर्टिकल एक्सिस है जिसके अबाउट ये टर्न टेबल रोटेट कर रही है। अगर टर्न टेबल रोटेट करेगी तो जो उसके ऊपर मासेस पड़े हैं वो भी रोटेट करेंगे। M1 जो है वो R1 डिस्टेंस पे है, M2 जो है वो R2 डिस्टेंस पे है। M2 और ये जो M2 जो मास है और नीचे सरफेस है जो टेबल का, उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है, और M1 और टेबल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू है। तो अब हमें देखना है कैसे करेंगे। देखो हमारे पास देखो क्या बनता है, एक M1 मास है, ठीक है, ये M1 मास हमें दे दिया, ये M2 मास दे दिया, इसके लिए म्यू है फ्रिक्शन, इसके लिए फ्रिक्शन ज़ीरो है। ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, दोनों स्ट्रिंग से बंधे हैं, तो स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगी T बोथ साइड से। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट O है, और इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टर्न टेबल रोटेट कर रही है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक दे दिया F1। ठीक है, तो M1 इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्सेस कितने बन रहे हैं, T प्लस F1 बन रहा है। अब ये रोटेट कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। v को आर ओमेगा पुट करो तो आर ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मास M1 पे फोर्सेस लग रहे हैं वो T प्लस F1 लग रहा है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा, तो M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, M1 R1 और इसके लिए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और M2 के लिए क्या होगा, देखो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ओनली T फोर्स है, तो T इसको कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, तो M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाले M2 के लिए क्या आएगा, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, F1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। 1 - 2 कर दो, 1 - 2 करोगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, F1 आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे भी माइनस करो तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आएगा, M1 R1 माइनस M2 R2, और बाहर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रिक्शन F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 R1 माइनस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, M1 R1 माइनस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर तो खैर आगे पीछे हो रहे हैं। सो ये क्वेश्चन थे आपके जो हमने आज इस सेशन में डिस्कस किए। आगे आने वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड दिस सेशन विल helps you a lot in DSSB PGT physics exam which is going to be in April 2022. And if you are preparing for that exam and if you want to help other students to prepare well,
So share this video as maximum as you can to your friends, so that they will also get benefit of these videos. And if you like this video, then please don't forget to like the video, share the video, and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.